अच्छा, इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। ठीक है, जो हमने कल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड है। इस वाले आइडिया से रिलेटेड है। दो वायर्स हैं आपके पास, दोनों सेम उसी तरह से इनटू द पेपर जा रही हैं। ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट डायग्राम बनी हुई है उसमें, तो फर्स्ट डायग्राम में भी आप देखो कि दो क्रॉस बने हुए हैं। ठीक है। उन क्रॉस का मतलब ये है कि करंट जो है वो इनटू द पेपर है या इनटू द पेज है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखो, दो वायर्स बनी हुई है। ठीक है। और दोनों में करंट जो है वो इनटू द पेज या इनटू द पेपर है। ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया। अब उसके बाद वो कह रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड एट वाई ड्यू टू करंट इन एक्स प्रोड्यूसेस फोर्स ऑन वाई। ठीक है। तो जिस तरह से हमने कल डिस्कस किया था कि दोनों करंट की डायरेक्शंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जिसकी वजह से फोर्स भी अप्लाई होगी। वो अट्रैक्शन की हो सकती है, रिपल्जन की हो सकती है। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपने बताना क्या है बेसिकली, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं बॉक्सेस में, आपने ऑप्शन को टिक करना है। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताए और फोर्स की डायरेक्शन को बताए। ठीक है। तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर वाई पे, और वाई पर जो है फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो दोनों चीजें आपने वाई के लिए बतानी है। ठीक है। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, आप उसमें फिर चेक कर लो। ये पूरा क्वेश्चन है बेसिकली, करंट इनटू द पेपर है। सही है। तो आप एक बार देख लो खुद से भी, और फिर आप आइडिया देखो कि क्या हो सकता है यहाँ पर सॉल्यूशन इसका। अच्छा, एक आंसर आपने दिया है कि इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड होगी और फोर्स टू द लेफ्ट। ठीक है। अच्छा, आप इसमें एक चीज देखो कि आप मैग्नेटिक फील्ड अगर बनाओगे तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, ये वाला राइट हैंड रूल, करंट इनटू द पेपर है तो यानी थम्स डाउन हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप थम्स डाउन करके देखो तो मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसे मिलेगी। ठीक है। मतलब यहाँ से डाउनवर्ड आ रही है, और सेंटर में आपको पता है वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएगी इस तरह। सही है। तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है डाउनवर्ड, और आपको याद है कि दोनों में जब करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो वाई पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो तो टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो फोर्स आपने सही बताई है, टुवर्ड्स लेफ्ट या टू द लेफ्ट। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेज होगी, क्योंकि यहाँ से ये जो फील्ड है वो नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है। और आप यहाँ पे भी देखो कि यहाँ पे फील्ड डायग्राम जो है वो आपके पास डाउनवर्ड आ रही है। ठीक है। यहाँ से अगर आप इसे चेक करो तो इस साइड से डाउनवर्ड आ रही है और इस साइड से अपवर्ड जा रही है। तो इस सेंस में हम ये कह रहे हैं कि टुवर्ड्स द बॉटम होगी, और दूसरी साइड पर जो है वो टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द पेपर होगी। ठीक है।
इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन? ठीक है, अगर इसमें क्वेश्चन नहीं है तो आगे देखते हैं। अब वो एक्स के बारे में पूछ रहे हैं कि ये जो आपके पास वायर एक्स थी, क्या इस पे भी फोर्स होगी? अगर होगी तो किस डायरेक्शन में होगी? और अगर नहीं होगी तो फिर तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी। तो एक्स पर भी कोई फोर्स होगी, और अगर होगी तो उसकी डायरेक्शन आपने बतानी, अगर नहीं है तो फिर आप नो लिख दोगे। ठीक है। तो क्या इसमें एक्स पर भी कोई फोर्स होगी? वैसे तो हमने यहाँ ड्रॉ कर दी, तो फोर्स की डायरेक्शन भी है इसमें, तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। यानी एक्स पर जो फोर्स होगी वो टू द राइट होगी। एक्टिंग टू द राइट साइड। अच्छा, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड है, वो अभी हम पढ़ेंगे तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा क्वेश्चंस जो है वो आपको यहाँ पर आप देखो फोर्सेस वाले क्वेश्चन ज्यादा हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी का भी क्वेश्चन साथ देख लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बीच में काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब एक है क्वेश्चन नंबर 9, और सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ 12 वोल्ट बैटरी, थ्री रेजिस्टर्स आर थ्री रेजिस्टर्स एंड अ स्विच। और इसकी डायग्राम आपके सामने, कि एक स्विच लगा हुआ है और उसके बाद तीन रेजिस्टर्स हैं, कॉम्बिनेशंस भी आपके सामने। द बैटरी कंसिस्ट ऑफ 2 वोल्ट सेल्स इन सीरीज। इसका मतलब है दो दो वोल्ट्स के सेल लगे हुए हैं सीरीज में बैटरी के अंदर। ठीक है, जिस तरह लैपटॉप की बैटरी में आपको पता है सेल्स होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी सेल्स को कंबाइन करके एक बैटरी बनाई हुई है। अब आपने बताना है कि कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे 2 वोल्ट्स ईच के। अगर सबकी वोल्टेज 2 वोल्ट्स हो तो कितने आपके पास यहाँ पे सेल्स की क्वांटिटी बन सकती है? सिक्स। ठीक है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे 12 है, और 12 को आप डिवाइड बाय 2 वोल्ट्स अगर करते हो तो आंसर आता है 6। इसका मतलब है 6 सेल्स लगेंगे यहाँ पर 2 वोल्ट्स के, तो इससे आपको नंबर ऑफ सेल्स पता चल जाएंगे। पार्ट बी है कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द टू रेजिस्टर्स इन सीरीज। ठीक है। अब आपने यहाँ पर ये बताना है जो दो रेजिस्टर सीरीज में उनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो आंसर क्या होगा इसका?
अच्छा, आपने आंसर दिया 11.67। अब ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज में आपको पता है कि हम फॉर्मूला यूज करते हैं, R = R1 + R2 + R3। अगर लेट सपोज अगर हम इसे R1 लेते हैं, तो इसे R2 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप 56। ठीक है, तो 56 आंसर होगा आपके पास। 28 थी, अच्छा सॉरी, एक की 20 थी, इसकी वैल्यू 20 है। 48। तो इसका मतलब ये है कि जब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो एक नया रजिस्टर, सिंगल रजिस्टर बन जाएगा। इसकी रेजिस्टेंस होगी 48 ओम्स। अलग से इसलिए बना रहा हूँ ताकि फिर बाद में ना अगर जरूरत पड़ी तो फिर हम दोबारा डिस्कस करना पड़ता है कि हमने ये कैसे किया था। तो ये अब ये सिर्फ इस तरह से दो रजिस्टर रह गए। ठीक है, ये दोनों कंबाइन होकर एक ही बन गए, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो ये पैरेलल है। नेक्स्ट पार्ट है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, अब देखो टोटल रेजिस्टेंस उन्होंने पूछ ली, तो अब आपने बस क्या करना है, इन दोनों पे पैरेलल का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अच्छा आपने 20, हाँ ठीक है, वो मैंने कर दिया। दो बार मैंने 28 लिख दिया था। अच्छा, अब इसमें दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशंस में है। ये जो अभी न्यू सर्किट हमने बनाया है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ रहा है। इस पे पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, ये वाला रेजिस्टर जो है वो R12 कहते हैं इसे हम, क्योंकि 1 और 2 को मिलाकर बना था, और इसको हम R3 कह देते हैं। ठीक है, तो जब हम इन्हें कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/R123 प्लस, सॉरी, इक्वल्स टू, अब इस पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। 24। तो ये हो जाएगा 0.02।0.04। 0.06। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। आंसर आएगा 16.66। 16 ओम्स। ठीक है, 16 ओम्स आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन इजी था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है।
अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट वो कह रहे हैं द स्विच इज क्लोज्ड। क्लोज का मतलब ये है कि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी आप ये देख रहे हो जो स्विच, इस पोजीशन को हम कहते हैं कि स्विच इज ओपन। ठीक है, और जब आप इसे कंप्लीट कर दोगे, मतलब ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे ऐसे, तो उसे हम कहेंगे क्लोज। ठीक है, लेकिन अभी जैसा ये क्वेश्चन में गिवन है, ये ओपन गिवन है। अब उन्होंने कहा है कि ये क्लोज हो गई आपके पास। ठीक है, स्विच इज क्लोज, कैलकुलेट द करंट इन द 20 ओम रेजिस्टर। अब आपने सिर्फ करंट फाइंड आउट करना है 20 ओम रेजिस्टर में। ठीक है, अब 20 ओम रेजिस्टर कौन सा है, वो ये रहा। तो अब आपने इसमें से करंट, करंट था या रेजिस्टेंस, करंट। अब आपने इसमें करंट फाइंड आउट करना है 20 ओम रेजिस्टर में। ठीक है, तो अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे। क्वेश्चन, अच्छा हाँ, क्वेश्चन ये रहा आपके पास। क्योंकि सर्किट में प्रॉब्लम ये है कि सर्किट जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मतलब उसमें दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं। ठीक है, और पैरेलल होने का मतलब ये है कि करंट दोनों लाइंस में डिवाइड होकर जाएगा। ठीक है, मतलब ऊपर अलग जाएगा, नीचे अलग जाएगा। तो ये चीज़ बस आपने इसमें थोड़ी सी देखनी होगी, क्योंकि करंट यहाँ से जब फ्लो करेगा तो वो यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो I1 और I2 इस तरह से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, जो पहले सिर्फ करंट I था। तो अब आपने इस रेफरेंस से इसे सॉल्व करना है। अच्छा, आपने आंसर बताया 0.6 एम्पियर। ठीक है, मैं वर्किंग कर देता हूँ ताकि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो उसे क्लियर हो जाए कि इसका ये आंसर कैसे आया है। अच्छा, इसमें ये कि आप इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे काफ़ी सारे। उसमें ये है कि आप जितनी प्रैक्टिस खुद से करोगे ना, उसमें आपको ये पता चलता रहेगा कि आपको कहाँ कहाँ डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन सेंड कर रहा होता है मुझे, तो वो तो मैं आंसर कर देता हूँ कि ये वाला पार्ट आपने ऐसे सॉल्व करना है, ये वाला पार्ट में आपने ये करना है। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो रह जाए या नहीं हो पाए, ठीक है, तो आप वो पूछ लिया करो कि ये वाला पार्ट नहीं समझ आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, या इसका आंसर मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो फिर हम उसे भी डिस्कस कर लिया करेंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब इसमें आपने फाइंड आउट करना था करंट। ठीक है, और तो किसी ने भी आंसर नहीं दिया। अच्छा, फॉर्मूला आपने कहा कि ओम्स लॉ यूज करेंगे, बिल्कुल सही, ओम्स लॉ यूज करेंगे, आई इज इक्वल्स टू वी ओवर आर। ठीक है, अब वोल्टेज जो दिया हुआ था, उन्होंने वोल्टेज दिया हुआ 12।
और आपको पता है कि 28 या 20 दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, ये दोनों रेजिस्टर्स सीरीज में। तो इन दोनों के लिए करंट तो रहेगा सेम। तो जो 20 के लिए आएगा वही 28 के लिए आएगा करंट। तो यहाँ पर I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर अगर हम करते हैं। अब ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं ना, और दोनों में करंट सेम जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों रेजिस्टर को कंबाइन कर देंगे। मतलब हम जो रेजिस्टेंस ले रहे हैं वो रेजिस्टेंस लेंगे R12 की, यानी इनकी कंबाइन। ठीक है, क्योंकि दोनों सीरीज में। तो जब सीरीज में होते हैं तो जब करंट सेम है, तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका यही होता है कि आप ओवरऑल जो है वो रेजिस्टेंस लोगे वहां पर। ठीक है, और इसमें जो करंट की वैल्यू है वो आपने बताई 0.6। 0.6 बताइए आपने। V अपॉन आर क्यों किया, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ओरिजिनल फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। अब हमें चाहिए I की वैल्यू, मतलब I अननोन है। तो जो अननोन क्वांटिटी होती है ना, उससे हमने सब्जेक्ट बनाना होता है। मतलब इसको इक्वल के एक एंड पे रखना है। तो आई जो है वो, अब इससे हमने इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट बनाना है, क्योंकि अब ये आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब आर जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अब आर हमें यहाँ नहीं चाहिए। तो आर को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पर। तो डेफिनेटली जो शिफ्ट होगा वही मूव करेगा। तो आर को मूव करना पड़ेगा दूसरी साइड पर। तो ये हो जाएगा वी अपॉन आर इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला लिखा है मैंने। ठीक है, और करंट का आंसर आपने बताया था 0.25। ठीक है, 0.6 नहीं बताया था आपने, सही है, 0.25 ही आएगा आंसर। और उसके बाद वो कह रहे हैं द चार्ज दैट फ्लोज थ्रू 20 ओम रेजिस्टर इन 6 मिनट्स। अब चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि 20 ओम रेजिस्टर से पास हो रही है 6 मिनट्स के अंदर। ठीक है, चार्ज यानी Q। Q इज इक्वल्स टू आई टी। और आई टी के लिए आप क्या करोगे, करंट की वैल्यू तो आपको पता है 0.25 है। टाइम को आप सेकेंड्स में लेकर आओगे, 60 से मल्टीप्लाई करके। 90। ठीक है, तो ये भी आपके पास सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन ढूंढते हैं इसमें। अच्छा, ये वाला कैलकुलेट करते हैं। हाँ, इसमें ये आपके पास वोल्ट मीटर आ गया है, तो इसमें हम देखते हैं वर्किंग कि कैसे होगी। अच्छा, इसमें द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट कंपोनेंट वेरीज विद द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस। तो जो रेजिस्टेंस है सर्किट की, वो ब्राइटनेस के साथ वेरी कर रही है, यानी यहाँ पर LDR लगा हुआ है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ठीक है, लाइट पे डिपेंड कर रहा है वो। और उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि उसका नाम बताना है। ठीक है, तो नाम तो हम बता चुके हैं। ठीक है, LDR होगा वो। तो पहला आंसर आपके पास LDR हो जाएगा। और उसके बाद आपको डायग्राम बनानी है। ठीक है, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम भी जब हम नॉन ओमिक मटेरियल्स कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि सबकी जो है वो आपको डायग्राम्स
सिंबल याद होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने सारे ड्रॉ भी किए थे। ये थर्मिस्टर का था, ये एलडीआर का था, लाइट वाला। ठीक है। ठीक है, आपने ड्रॉ करके सेंड किया है। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस सेटअप को ना पोटेंशियल डिवाइडर भी कहते हैं। अच्छा, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है कि इसको पोटेंशियल डिवाइडर कह रहे हैं तो इसमें कुछ नया होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है। अगर आप इसको सिंपल देखो ना, अगर आप वोल्ट मीटर को इग्नोर कर दो, तो वोल्ट मीटर को अगर आप इग्नोर कर दो तो बेसिकली ये सीरीज कॉम्बिनेशन में बस दो रेजिस्टर लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है। और सीरीज में आपको पता है कि करंट जो है वो डिवाइड होता है। ओ सॉरी, करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। यानी वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होता है, करंट सेम रहता है। तो इसलिए हम इसे पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल जो है वो डिवाइड होता है दोनों कंपोनेंट्स में, या जितने भी कंपोनेंट्स हों, करंट सेम रहता है। तो बस ये इसमें लॉजिक है, इसलिए इसको हम पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एट अ सर्टेन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर इज 2.4 किलो ओम्स। एक सर्टेन टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस जो है वो थर्मिस्टर की है 2.4 किलो ओम्स, यानी 2.4 थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 2400 ओम्स। अब वोल्ट मीटर में आपने रीडिंग बतानी है कितनी आएगी। और उसके साथ इन्होंने एक चीज और भी लिखी हुई है। 6 वोल्ट की बैटरी है, 1.2 किलो ओम का रेजिस्टर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ मिल रही है, एक रेजिस्टेंस आपको ये इसकी मिल रही है। अच्छा, थर्मिस्टर के लिए ना एक आसान सा तरीका है। आप इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना। आप सॉरी, थर्मिस्टर कह रहा हूँ, पोटेंशियल डिवाइडर का एक फॉर्मूला है आपके पास जो है वो फॉर्मूला लिस्ट में भी है वो फॉर्मूला। आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हो। अच्छा, जिसके साथ वोल्ट मीटर लगा होगा ना, इसका मतलब है वो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। मतलब आप इसका वोल्टेज फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तभी आपने इसके साथ वोल्ट मीटर लगाया है। ठीक है, कि इसका वोल्टेज कितना है। तो थर्मिस्टर का वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसे हमने नाम दिया R2 का, लेट सपोज। ठीक है, जरूरी नहीं हर बार R2 हो, आप R1 RA कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपने यहाँ पर लिखा R2 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला में ये होगा, आपने फाइंड आउट करना है वोल्टेज, और वो वोल्टेज है आउटपुट का। तो आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू R2। जो रेजिस्टर का वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है। और डिनोमिनेटर में दोनों का एडिशन आ जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में। ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज है और ये वाला आउटपुट है हमारे पास। तो ये फॉर्मूला एक आपके पास होता है पोटेंशियल डिवाइडर का, जो रेजिस्टर आप जिसका वोल्टेज फाइंड आउट करना चाह रहे हो ना, उसे बस न्यूमरेटर में लिख दो। ठीक है। इनपुट आउटपुट अपनी जगह सेम रहेगा, और उसके अलावा सीरीज में जो कॉम्बिनेशन है उसका एडिशन आप डिनोमिनेटर में शो कर सकते हो। ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो भाई ये फॉर्मूला सिंपल सा आप याद कर लो। अब इससे आपको हेल्प आउट हो जाएगी। अब इन्होंने कहा है वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है आपने। अब पहले वैल्यूज देख लेते कि सारी हैं या नहीं। R2 की वैल्यू है, R1 की वैल्यू है, V इनपुट की वैल्यू भी है, V आउटपुट फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो इजी हो गया अब। V आउटपुट इज इक्वल्स टू
R2 की वैल्यू है 2.4 किलो हर्ट्स, किलो ओम्स, यानी 2400 प्लस मल्टीप्लाई बाय 6। 4 आंसर आ रहा है आपके पास, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, 2017 का, इसलिए 4 मार्क का दिया हुआ उस टाइम में इन्होंने। अब क्योंकि सिलेबस में काफी सारी चीजें हमारे पास नई आ गई हैं, तो अब इतना ज्यादा मार्किंग के लिए आपको ये नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क के लिए दे देंगे, एक आंसर के लिए, एक फॉर्मूला के लिए। ठीक है। हाँ, 4 आंसर आएगा आपके पास। और आप ये देखो ना कि 6 वोल्ट था तो 4 इसके पास चला गया, तो इसका मतलब आंसर आपकी रेंज में है। ठीक है। और क्योंकि 1.2 रेजिस्टेंस 2.4 का हाफ है, तो वोल्टेज भी उसके बाद कितना गया है, हाफ। ठीक है। अगर ये 2 वोल्ट ले रहा है, तो जो रेजिस्टर इससे डबल है वो इससे ज्यादा वोल्ट ले रहा है, इससे डबल ले रहा है, तो ये चीज भी जस्टिफाई हो रही है। ठीक है। क्लियर, आपको समझ आ रही है कि डबल डिफरेंस है रेजिस्टेंस में, तो वोल्टेज में भी डबल डिफरेंस आ रहा है। उसके अलावा वो कह रहे हैं द बैटरी कनेक्टेड टू द सर्किट इज नॉट चेंज्ड, सजेस्ट अ चेंज दैट वुड कॉज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर टू डिक्रीज। और वो कह रहे हैं अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग को डिक्रीज करना हो तो क्या चेंज कर सकते हैं इसमें। बैटरी को चेंज नहीं करना, उन्होंने आपको बोल दिया कि बैटरी चेंज नहीं हो सकती। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो। आंसर मतलब ऐसा हो कि आपके क्वेश्चन के उससे लिंक करता हो वो। हिंट आपके सामने ही है, अभी जो स्क्रीन पर आपको जितनी चीजें नजर आ रही है उसी में आपको हिंट मिल जाएगा। अच्छा, वैसे इसका आंसर है टेम्परेचर, लेकिन ये है कि आप ज्वाइन बैक करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि टेम्परेचर इसका आंसर क्यों है। ठीक है।